बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है उस तरीके से इलेक्शन नहीं होता है पल्लवी। इलेक्शन उस तरीके एक से नहीं होता। मुख्यमंत्री अपनी सीट पर इतनी बुरी तरीके से हार जाती है, इससे ज्यादा और शर्म की बात कुछ हो सकता। बनर्जी ये कहा करती थी कि भाजपाई आके तो दिखाएं, इस बंगाल की धरती पर खड़े होके तो दिखाएं। इस तरीके की चीजें वो कहती रही और अपनी सीट नहीं बचा पाई। रिजल्ट आते ही आपने बंगाल को आग और आगजनी और तोड़फोड़ के हवाले कर दिया, ममता का दफ्तर। और ममता को लात से किसने मारा? इस हिंदुस्तान की जमीन पर कौन? 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का सूरज अस्त होता है और भाजपा को पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का मौका मिलता है। हालांकि ममता बनर्जी ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं गलत साबित किया। ये कहा कि गलत तरीके से चुनाव कराया गया, चुनाव आयोग पर भी सवाल किया और ये कहा कि इस्तीफा नहीं देंगी। फिलहाल उनकी सरकार को बर्खास्त किया जा चुका है और ये बात कही जा रही है, आज जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि भाजपा अपनी सरकार बनाने वाली है और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बनने वाले हैं। तो हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं। इन दिनों बंगाल में बड़ा भीषण हंगामा भी हुआ, मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा विरोध भी किया, लेकिन बात यही है कि चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और सच सबको स्वीकार करना पड़ता है और सच कड़वा भी बहुत होता है। तो ममता बनर्जी और बंगाल ने एक अलग तरीके की चीज़ जो है वो देखी इस चुनाव में, इस पर क्या कहेंगे? वेलकम पल्लवी। और मैं काफ़ी दिन बाद आया हूं और बंगाल का प्रश्न जो आप की हैं वो बहुत ही दुखद है। डेमोक्रेसी का एंड ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत के इतिहास में डेमोक्रेसी का पूरी तरीके से पतन वहाँ किया गया है और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग इस देश का, ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने कत्ल किया है डेमोक्रेसी का। और मैं कहूँगा कि जो बंगाल की दुर्गा है, काली है, और 21वीं सदी की झांसी की रानी का दर्जन भर जो इस देश के छटे हुए रेपिस्ट हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, सबको मैं एक भाव से कहूँगा, उसमें एक आध अच्छे हैं, उनके लिए नहीं है। ये सभी जो है बलात्कारी, हिंसक, क्रिमिनल माइंडेड लोग वहाँ पहुँचे हैं जो डेमोक्रेसी का पल पल कत्ल कर रहे थे, वहाँ पहुँचे। और एक ऐसे प्रांत का जिसकी सबसे खासी विशेषता थी, 150 साल, और 150 साल नहीं और थोड़ा करें 200 साल, मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब वहाँ राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उसके बाद थोड़े से दिन बाद जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हुए, काजी नजरुल इस्लाम हुए, उसके थोड़े दिन बाद या उसी के पैरेलल 7 लोग वाले थे, टैगोर हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, और जो है मोहम्मद इकबाल हुए। ये 5-6 हस्तियां हिंदुस्तान की ऐसी बंगाल के ज़मीन पर पैदा हुई जो नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशन, जो क्रांति को आगे बढ़ा रही थी। उस जमीन पर नरेंद्र मोदी जैसा धूर्त व्यक्ति, हिंदुस्तान का धोखा व्यक्ति, जो नफरत फैलाता है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को 12 वर्षों में नफरत की लैंड बना दिया है, लैंड ऑफ हेट में क्रिएट कर दिया है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि स्टॉप करें। अब तो डेमोक्रेसी का कत्ल कर लाया है और केवल बंगाल में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए डेमोक्रेसी को दफन कर दिया गया है। फासिज्म अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा हुआ है। मैंने देखा किस तरीके से कि जब चुनाव का रिजल्ट प्रारंभ से ही किस तरीके से इन लोग ये तोपखाना लेके गए। तोपखाना बंगाल की सड़कों पर चल रही थी, तोपखाना चल रहा था, सारी कंपनियां थी जिसमें आपका CRPF था, CISF था, BSF था, SSB था, ED था, CBI था, जितने भी दर्जन भर जो सेंट्रल फोर्सेस थी और कमान थे, इनको उतारने की क्या जरूरत थी बंगाल के सड़क पर? किस बात के लिए उतारा गया था बंगाल की सड़क पर? माना कि आप राजनीतिक, आपको जीतना था, चुनाव जीतने के लिए। क्या हिंदुस्तान में इस हथकंडे को, क्या इसके पहले डेमोक्रेसी और चुनाव नहीं था हिंदुस्तान के अंदर? ये सारे काम क्यों किए गए? अनडेमोक्रेटिक वर्क क्यों बंगाल के अंदर जमीन पर किया गया? और उस ममता को जहां आप लड़ रहे थे, जिसमें डेडिकेशन और ऑनेस्टी, जिसकी डेडिकेशन और ऑनेस्टी जरा दुनिया के पार के किसी मशीनरी से जांच करा लो, जरा इस देश की किसी जुडिशियल सिस्टम से जांच करा लो। तुम्हारी सिस्टम में चूंकि मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए तुमको खारिज करता हूं। जांच करा लो और देख लो कि ममता कैसी थी। ममता अपनी सीट तो बचा नहीं पाई, बंगाल की बात वो चुनाव का वो अपनी सीट नहीं बचा, अपनी सीट। गांधी जी चुनाव लड़े होते तो गांधी जी कहीं से नहीं जीतते, और इस समय के गांधी जो
आपके समय है 90 साल के हो गए। अन्ना हजारे रोज कहते हैं एक बार कि मैं चुनाव जीतूं तो हार जाऊंगा, मैं चुनाव लड़ूं मुझे कोई वोट नहीं देगा। सत्य कहने की कोशिश न करिए। और बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है उस तरीके से इलेक्शन नहीं होता है पल्लवी, इलेक्शन उस तरीके एक से नहीं होता है। मुख्यमंत्री अपनी सीट पर इतनी बुरी तरीके से हार जाती है, इससे ज्यादा और शर्म की बात कुछ हो सकती है। और उस बंगाल में कहा जा रहा था, मतलब ये उनका बड़बोलापन था कि क्या था, ममता बनर्जी ये कहा करती थी कि भाजपाई आके तो दिखाएं, इस बंगाल की धरती पर खड़े होके तो दिखाएं। इस तरीके की चीजें वो कहती रही और अपनी सीट नहीं बचा पाई। देखिए पहले वहां बात ये था ना कि वहां जितनी भी चीज थी, आप मुस्लिम पहले क्या किया है चुनाव आयोग ने, पहले चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर मुस्लिम जो बाहुल्य सीट थी उसमें उनके वोट काटे हैं। दूसरे सेकेंड रिजिम में जाके केंद्रीय बल और इलेक्शन तक में उन्होंने फोर्सफुली अपने मशीनरी को लगाकर डिमोरलाइज। तोपखाना लगाने का क्या मतलब है? आप तोपखाना लगा रही हैं, आपको वोटिंग के लिए आपके लिए तोपखाना है, और दूसरे मुसलमान के सामने तोपखाना हिंदुस्तान में आज करिएगा। सिकुड़ा हुआ कीड़े की तरह मुसलमान इस देश का हुआ है, केवल भय और हथियार से नरेंद्र मोदी के हुआ है। इलेक्शन रह गया है, हिंदुस्तान भय के पूरी तरह भय में बंगाल का चुनाव हुआ है, पूरी तरीके से भय में हुआ है। और मैं ये कहता हूं कि आपने चुनाव करा लिया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आते ही आपने बंगाल को आग और आगजनी और तोड़फोड़ के हवाले कर दिया, ममता का दफ्तर। और ममता को लात से किसने मारा? इस हिंदुस्तान की जमीन पर कौन है जो उनको लात से मारता है? उन्होंने बयान दिया है, मैं लिखा हूं इसमें। ममता ने कहा हमें लात मारा, हमें लात मारा, बार बार वो बोल रही है। आपने लात न मारा हो, मैं सपोज करूं कि आपने उनको धक्का दिया हो। किस क्रिमिनल अपराधी ने धक्का दिया? कौन ऐसा जालिम है इस हिंदुस्तान की धरती पर जो डेमोक्रेसी को धक्का देता है? डेमोक्रेसी को लात मारेगा कोई? कौन ऐसा है जालिम? कोई किससे पूछूं मैं कि ये क्या हुआ है बंगाल के अंदर? ये बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ है वो नरेंद्र मोदी की क्रिमिनलाइज्ड मानसिकता का रिजल्ट है, परिणाम है। जाते ही नरेंद्र मोदी ने कहा था, नरेंद्र मोदी का ये वाक्य है कि हिंदुस्तान में घुसपैठिए मुसलमान घुसपैठिए हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान घुसपैठिए हैं। एक नरेंद्र मोदी का वाक्य है। दूसरा, उन्होंने बंगाल की धरती पर कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो रेपिस्टों की जांच कराएंगे। नरेंद्र मोदी रेपिस्ट की जांच कराएंगे? इनके सामने वो रेपिस्ट बिल्किस बानो की 23 साल की गर्भवती महिला का बंगाल में गुजरात में अहमदाबाद में रेप हुआ, क्या जांच कराएंगे? 13 उनके जो बंदी रेपिस्ट थे उनको अभी ये 15 अगस्त 2023 को जेल के बाहर किए हैं। क्या क्या जांच कराएंगे? यह जांच कराएंगे हिंदुस्तान के अंदर। ये चिन्मयानंद की जांच कराएंगे, राम रहीम की जांच कराएंगे, आसाराम की जांच कराएंगे, कुलदीप सेंगर की जांच कराएंगे, ब्रजभूषण सिंह की जांच कराएंगे, और ये BHU के तीनों रेपिस्टों की जांच कराएंगे नरेंद्र मोदी। क्या क्या करेंगे? जुर्म हुआ है, जुर्म। मैं हार जीत पर कोई बहस नहीं करता। डेमोक्रेसी में यह बिल्कुल ममता के लिए 4 बार प्राइम मिनिस्टर CM रहे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में हटना चाहिए सबको, लेकिन हटाने का जो वे ऑफ रिमूवल था वो आप इस तरीके से यही वे ऑफ रिमूवल है। इस तरीके से आप किसी को किक आउट करेंगे सत्ता से आप अपने हिसाब से। सत्ता है, सत्ता डेमोक्रेसी का नाम जब लेते हैं ना, तो डेमोक्रेसी आपके घर से नहीं निकली है, डेमोक्रेसी RSS के कैंप से नहीं निकली है। नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी नहीं दिया है, भाजपा में डेमोक्रेसी नहीं परोसा है। डेमोक्रेसी असंख्य की फांसी और कुर्बानी का परिणाम है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका तिरंगा और इसका नेशन। पल्लवी जी, बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है वो सिर्फ झुंझुना बजाते रह जाता है, चाहे किसी भी राज्य की बात हो। मतलब सिर्फ अब बंगाल की बात हम ना करें तो अलग अलग जगहों पे देखिए तो विपक्ष अब बचा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बंगाल जैसे राज्य में जहां पर ये कहा जा रहा था कि भाजपा के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, कांटे की टक्कर है, ये है वो है, वहां पर रिजल्ट जब आया तब हैरान करने वाला था कि मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी से हार जा रही है। सारी तरीके से, पूरी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आगे घटबड़ बनता रहा, और बीच में मिडिल में जाके 13वें रैंक में 13वीं काउंटिंग के गणना पर 5200 की लीड हुई, और जस्ट उसके बाद रोका गया, उनको बूथ में नहीं जाने दिया गया, और पूरी तरीके से बदल कर कंडम करके न जाने 15,000, 20,000 या 40,000 जितने भी वोट से शुभेंदु जीता। और शुभेंदु ऐसी भाषा बोलता है जो
जो डेमोक्रेसी के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हाँ, हम पढ़ने लोग की संहिता में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी चिल्लाते रहते हैं, जनता जो है कहीं ना कहीं वही पसंद कर रही है जो सरकार बोल रही है, बंगाल तभी में- तो बटन इस तरीके का बंगाल में जनता दबा रही का है। कोई पसंद नहीं है, केवल मशीन का है, तोपखाने का है, ज्ञानेश कुमार का है, नरेंद्र मोदी का है, मशीनरी का है, इस देश के गृह मंत्री का है, और पूरी मैकेनाइज सिस्टम का है। जो कदम कदम पर क्लचे जिन्होंने बैठाया था वोटिंग के समय, देखिए SIR के समय, वोटिंग के समय, काउंटिंग के समय, इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने की थी कि अकेले एक महिला चिल्ला रही थी, और वो तो कह रही हैं अभी वीडियो में कि मैं जो है जाऊंगी और कहीं भी कंप्लेंट करूंगी, कंप्लेंट कहीं भी करूंगी, एनीवेयर कह रही हैं, एनीवेयर कंप्लेंट की बात तो कर रही हैं। कंप्लेंट सुनने वाला कौन है? कौन सुनेगा? कौन इनके कंप्लेंट को सुनेगा? ये तो बताएं, कौन सुनने वाला मिलेगा। और मुझे किसी ने बताया, मुझे एक और बात इस पर आपत्तिजनक बात करनी है कि जेठमलानी जी के बेटे हैं या क्या हैं, उन्होंने कल का बयान है उनका कि ममता ने बिल्कुल गलत किया था। एक जो है एक परंपरा, अब आपको यदि हरवा ही दिया गया तो आपको उस कुर्सी पर इस तरीके से जबरदस्ती बैठने का कोई अधिकार नहीं था। आपने ट्रेडिशन तोड़ के, आप किससे उम्मीद करती हैं कि हम हट करेंगे तो कौन अच्छा व्यक्ति, नाइस मैन आएगा? प्रेसिडेंट आएगा? प्रेसिडेंट जो जेब से निकाले नरेंद्र मोदी की संख्या बल की डेमोक्रेसी का परिणाम है इस देश की, चुपचाप बैठी हुई थी, डेमोक्रेसी का नंगा नाम बस वही कह रहे हैं कि बीजेपी जीत नहीं पचा पा रही है और TMC हार नहीं पचा नहीं, पा तो रही है। वो नहीं पचा पाएगी, वो हार सीधे हरवाया, हार नहीं हुई है, डेमोक्रेसी का वहां कत्ल किया गया है। पल्लवी इस तरह की बात करिए तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कल एक वकील ने उनका सीट पर बैठे रहना बिल्कुल गलत था कि मैं सीट से नहीं हटूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन एक एक्सट्रीमिज्म और एक जो है एक सेइंग की एक जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं वही लोग संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते, नहीं करते हैं। मतलब इनके नहीं हटने से क्या हुआ? बर्खास्त तो कर दी गई ना, लेकिन जो लिखित प्रक्रिया है वो अपनाया गया। नहीं, लेकिन ये बात तो करना चाहिए ना, ये बात इनको करना चाहिए। वकील जो जेठमलानी है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, मुझे लगता है राम जेठमलानी के बेटे हों या जो भी हों, जेठमलानी ने कहा कि इनको लात मारकर, वरिष्ठ लिखा है, वरिष्ठ एडवोकेट, लात मारकर ममता को, राम जेठमलानी, क्या नाम, अशोक जेठमलानी या जो भी जेठमलानी, किसी एडवोकेट की लात मारकर हटाने की औकात है क्या? उसकी बाप की जागीर की सीट पर बैठी थी क्या? उस डेमोक्रेसी की, वो CM की सीट उस व्यक्ति की थी जो कहता है लात मार के, कोई व्यक्ति कहता है लात मार के, क्या संवैधानिक उपाय नहीं था? क्या काली कोट लात मार के पहनने के लिए बैठा है? सब उसे यकीन नहीं है कि इसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, प्ली करे। और आज बर्खास्त जब की गई हैं, मुझे सुनने में आया है कि उनको बर्खास्त कर दिया गया। कल वहां सरकार गठित होगी या आज गठित होगी, और अभी मैसेज आ रहा है उसका दैनिक भास्कर का कि शुभेंदु अधिकारी घोषित हो गया। तो जो भी होना हो, ममता को बर्खास्त करने के पहले इस देश की कोई मशीनरी होती, सबसे पहले इस देश के ऑनरेबल PM को बर्खास्त करती। PM को प्रधानमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है उसको। उसने संविधान की दी गई व्यवस्था की हत्या की है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उल्टा टांगना चाहिए। वो एक देश का गुंडा है, वो तानाशाह है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उसके ऊपर मशीनरी, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके बियॉन्ड काम करता है। देश का बुरी तरह तानाशाह है। वो सुप्रीम कोर्ट और तमाम आपत्तियां उठती रही और उसने जो करना था वही किया। इसको जेल खाने में डालना चाहिए, ये बाहर कैसे है? और होम मिनिस्टर को लज्जा नहीं आती? जो आदमी कैद खाने से होके आया हुआ है, जो 2010 में कैद खाने से होके निकला हुआ है, इसको तोपखाना ले जा। तोपखाना बंगाल में क्यों गया? किस बात के लिए तोपखाना भेजा गया था? किसको मारने के लिए भेजा गया था? आज का बयान पढ़िए। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि 80,000 स्क्वायर एकड़ या जो है किलोमीटर जमीनें चीन कब्जा में कर लिया है। आज उनका बयान सब में आया है और रवीश ने उसको कोट किया है। आपका तोपखाना कहाँ है? इस गृह मंत्री का तोपखाना कहाँ है? क्यों नहीं चाइना बॉर्डर पर जा रहा है इसका तोपखाना? बंगाल में तोपखाना क्यों ले गया था? पल्लवी जी, कोई चुनाव नहीं हुआ है, कोई चुनाव नहीं है। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या बैठा हुआ है? इसी के लिए इनको बैठाया गया है कि संविधान का कत्ल सारी बॉडीज करती रहेंगी। प्रेसिडेंट घर में
देश का प्रेसिडेंट बैठा रहेगा प्रेसिडेंट हाउस में, इसलिए कि उसको इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने निकाल कर अपने जेब से कुर्सी पर संख्या बल के आधार पर बैठाया है। उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि कत्ल किया जा रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि एक ईमानदार 21वीं सदी की एक यशस्वी डेमोक्रेसी की यशस्वी के एलिमेंट का कत्ल बंगाल के अंदर हो रहा है। 145 करोड़ लोग क्या कर रहे थे? कत्ल तो कर दिया नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री ने और ज्ञानेश कुमार ने अकेले डेमोक्रेसी का। बड़ी बात यही है, लेकिन अब बात यही है कि जो हो गया है उसे स्वीकार करना है। अब जो बंगाल में हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे लोग बात तो कर रहे हैं कि ममता कैसे हार गई, उन्हें हारना नहीं चाहिए था, जमीन पर हमारी रिसर्च कुछ और कह रही थी, हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो लोग इतना भी नाराज नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों और कैसे बटन दबाया गया। तो यही बात तो समझ में नहीं आती है। जब बिहार की बात हो रही होती है तब भी, जब बंगाल की बात हो रही होती है तब भी ग्राउंड पर कुछ और होता है। बटन दबाते, जब बटन दबा रहा होता है वोटर तो पता नहीं क्या सोच रहा होता है। लेकिन बंगाल में जो कुछ भी हुआ है उस पर बैठकर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने सीधे ये कहा कि चुनाव मुझे जानबूझकर हराया गया है। जब मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कह रहा होता है तो उसको वोट देकर जिन लोगों ने भी जिताया था, जो उनको अपना लीडर मानते थे, उन सभी के मन में असंतोष का भाव पैदा होता है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना कि हम विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम उस सबसे बड़े लोकतंत्र में एक ईमानदार तरीके से चुनाव कराने की बात करते हैं, अपने चुनाव आयोग और अपने चुनाव जो पैटर्न है उस पर, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के लोग ही अब सवाल खड़ा करने लगे हैं। वो जो सबसे कम पढ़ा लिखा शख्स है वो भी कहता है कि बटन हम इनको दबाते हैं, पहुंच उनको जाता है। तो जब एक आम नागरिक को ही अपने देश की चुनाव पर यकीन ना रहे तो चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है? सवाल तो यही है। पल्लवी जी, मेरा 2 सवाल है ऑनरेबल प्रेसिडेंट से। आज मैं चिट्ठी भी लिखूंगा और चिट्ठी का जवाब देते नहीं, वो फेंक देते कूड़ेदान में। लेकिन एक दिन वक्त आएगा और भगत सिंह के हजारों पत्रों का जवाब और उनके फांसी पर से न झुलाया जाए, इसके लिए इरविन के पास देश भर से लोग पत्र लिखते थे। वो कूड़ेदान में उस समय इरविन जो है वायसराय था भारत का, फेंक दिया जाए। लेकिन आज मैं लिखने की कोशिश करूंगा, लिखूंगा कि भ्रूणावस्था में जिस डेमोक्रेसी का कत्ल नरेंद्र मोदी ने बनारस के अंदर किया, पर्चा ही नहीं खरीदने दिया गया और भरने ही नहीं दिया गया, भ्रूणावस्था में डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया। उस नरेंद्र मोदी के बनारस के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय एक बार विचार करे, उसके चुनाव को, इस धोखा मैन के चुनाव को, पहले इस क्रूर जालिम के चुनाव को रद्द करे। एक बात। दूसरी बात, बिहार में वोट खरीदा गया। इन द मीन वाइल इलेक्शन 120 करोड़ लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर वोट कैश कराया गया। बिहार का चुनाव रद्द किया जाए। तो बिहार में 10,000 के लिए लोग बिक गए और बंगाल में क्यों बिके? अब बंगाल में तोपखाना, अरे क्या बात करती हैं, वही तो मैं आ रहा हूं। और बंगाल में तोपखाना हमारी डेमोक्रेसी डिसाइड करेगा। हमने डेमोक्रेसी तोप से हासिल की है, हमने डेमोक्रेसी प्राण देकर हासिल की है। हिंदुस्तान को फांसी पर लटकने के बाद ये डेमोक्रेसी मिली है। तोपखाने के सहारे जिस डेमोक्रेसी का नगाड़ा बजाया जा रहा है, फासिज्म का नगाड़ा बज रहा है। बंगाल में जो फासिज्म उदित हुई है, फौरन ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस चुनाव को रद्द करें, उस चुनाव को रद्द करें, बंगाल के चुनाव को। प्रेसिडेंट तो न जाने कहां बैठी हैं। और ये देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है इन बिंदुओं पर विचार करे। और यदि बर्खास्त ममता बनर्जी हो सकती हैं तो इस देश का चुनाव आयुक्त क्यों नहीं बर्खास्त हो सकता? हमें कोई बताए। इसने तो कदम कदम पर, उधर इसको डांट भी पड़ी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ये क्यों बर्खास्त नहीं हुआ? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए बर्खास्त नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री है, वो डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल करेगा लेकिन बर्खास्त नहीं होगा। वो कहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान घुसपैठिए हैं, इससे भी बड़ा अलगाववादी और नफरती वाक्य कोई हो सकता है? इससे भी बड़ा क्रिमिनलाइज्ड कोई वाक्य हो सकता है? इससे भी बड़ा टेरर का कोई वाक्य हो सकता है जब वो कहता है हिंदुस्तान उन्हीं मुसलमानों का है? मैं तो कहता हूं कि तुम्हारा खई नहीं है, तुम हिंदुस्तान उनका है। और भगत सिंह से तुम बड़े नहीं हो। भगत सिंह, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और जो है चंद्रशेखर आजाद, ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों का है। और ये हिंदू मुसलमान के बिना ये पांचों पर्सनालिटी जीवित ही नहीं रह सकते थे। गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित बिस्मिल और जो है सुभाष चंद्र बोस,
ये मुसलमान के बिना जीवित नहीं रह सकते थे। और ये देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान घुसपैठिया है, इस देश में तुम घुसपैठिया हो और तुम्हारा आरएसएस, और तुम इस हिंदुस्तान को गर्त में डाल दिए हो। हिंदुस्तान को के जीवन को, हिंदुस्तान के संविधान को, तिरंगे को, नेशनलिज्म को, इंटीग्रिटी को, सॉवरेंटी को आपने कुचल डाला है नरेंद्र मोदी जी। आपसे घृणा हो रही है, छी हो रहा है आपसे। मैं बेहद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपने आप से दुखी हो रहा हूं, लेकिन मुझे आज मैं रोक नहीं सकता। आपने अंतिम रूप से एक टिमटिमाती हुई, जो यशस्वी व्यक्ति था, जो डेडिकेटेड था, जो ऑनेस्ट था इस हिंदुस्तान का, उस दुर्गा को, उस काली का आपने सीधा नजर के सामने 145 करोड़ लोगों के सामने आपने कुंड में दफन कर दिया। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय दीजिएगा जरूर। आपको क्या लगता है कि बंगाल का जो चुनाव हुआ वो चुनाव सच में ममता दीदी को हराने के लिए कराया गया? आप अपनी राय लिखिएगा जरूर। नमस्ते, मैं पल्लवी। एक बात और कर दे कंक्लूड करने के बाद, कि आपको चुनाव ज्ञानेश कुमार को कराना था सिटीजनशिप एंड जो माइग्रेशन है, जो घुसपैठिया है, जो प्रवर्तन है, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, और जो सिटीजनशिप है, आप तय कर लिए होते कि आप घुसपैठिया कैसे तय कर सकते बिना सिटीजन का तय किए? जब ये नागरिक नहीं है तब आप तय करेंगे। कैसे घुसपैठिया तय करेंगे बिना नागरिकता तय किए? नागरिकता तय कर लिए होते, घुसपैठिया तय कर लिए होते, 2 महीने बाद चुनाव कराए होते, और उसके बाद चुनाव कराए होते, या नहीं तय कर सकते थे तो 2024 का जो इलेक्शन का जो लिस्ट थी मतदाता सूची, उसमें और नया जोड़ के आप कराए होते। आपने 2024 की सूची को डिस्ट्रॉय क्यों किया? इसका मतलब यह है कि घुसपैठियों के बदौलत 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव बंगाल के अंदर हुआ है। इसका यही मतलब हुआ ना कि अभी 2 साल पहले कोई घुसपैठिया आपको नहीं था, आप साइलेंटली चुनाव करा रहे हैं उस बंगाल के अंदर, और आज पूरा बंगाल 80 लाख बंगाल के अंदर घुसपैठिया मतदाता है। किस तरह का मजाक कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी? आप क्या कर रहे हैं? आपको सत्ता छोड़ के भाग जाना चाहिए। और ये भारत है। 5 जून को पल्लवी तिरंगा लेके दिल्ली के अंदर गांधी के समाधि पर राजघाट पर उतरूंगा, ये चिट्ठी लिख दिया हूं, हिंदुस्तान पूरा देखेगा। ऐसे बेईमानों के लिए ये मुल्क नहीं है। ये भगत सिंह गांधी की जमीन है, अम्बेडकर की जमीन है। यहाँ संविधान चलता है, यहाँ बाबा का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, यहाँ 145 करोड़ लोग मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। ये मुल्क हिंदू मुसलमान दोनों का है, ये समझने की कोशिश करें। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पल्लवी।